हेलो गाइस, नमस्कार। मैं राहुल यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल PHU फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने अपने चैनल में बहुत कई सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जैसे कि BPED एंट्रेंस एग्ज़ाम और MPED एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कैसे करें, उसके क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों, जैसा कि हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप हमें कैसे प्रिपरेशन करना है, उस प्रिपरेशन के बारे में बताइए। तो कैसे जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी एक वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से हमारा पूरा वर्ल्ड इस महामारी के शिकार हो चुका है, तो जिसका हम झेल रहे हैं परिणाम। तो दोस्तों कि हम आप लोग हमारी ये अपील है कि आप लोग अपने घरों में रहिए और सेफ़ रहिए। यदि आप सेफ़ हैं तो हमारा इंडिया सुरक्षित है। तो दोस्तों, आप लोग लॉकडाउन का पालन करें और अपने घरों में रहें। साथ ही साथ आप अपने करियर को भी ध्यान में रखते हुए कुछ प्रिपरेशन करते रहिए, जिससे कि आपका कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम, जैसे कि DSSB एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं, नवोदय एग्ज़ाम, KVS एग्ज़ाम आदि हैं, या एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो मैं ये वीडियो अपना लेके आया हूँ MPED और BPED एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से, जो कि कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक कुछ कैसे प्रिपरेशन किया जाए लॉकडाउन में। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं जिनके माध्यम से आप उन ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो कुछ लोगों की अपील की वजह से मुझे ये वीडियो अपना एक छोटा एक बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बेसिक क्वेश्चन मैंने तैयार किया है, जो आप लोगों को की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और मैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा करूँगा, जो एक मेरा छोटा सा प्रयास है। आप लोग इस प्रयास से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और देखिए, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हम इसको हल करते हैं। पहले, क्योंकि इसका आंसर भी नीचे दिया हुआ है कि कैसे कौन से क्या है, तो पहले हम चर्चा करेंगे कि सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें दिया है एनर्जी, जैसे लिखा है मानव शरीर से जुड़े हुए जरूरी तथ्य, मतलब हमारे मानव शरीर से जुड़े हुए जरूरी तथ्य क्या हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बेसिक क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसे कि दिया है कि लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। तो दोस्तों, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण जो होता है वो हमारे अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। तो लाल रक्त ब्लड सेल्स जो है, इसका जीवन काल 120 दिन होता है, 100 से 120 दिन। श्वेत कण वाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना दिन होता है। तो श्वेत कण जो होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, इनका जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। कितना दिन होता है? 1 से 4 दिन। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी हमारा मदद करता है वाइट ब्लड सेल्स। तो श्वेत रक्त कण ब्लड सेल्स को कहा जाता है, वाइट ब्लड सेल्स को, और किस नाम से, इसका साइंटिफिक नाम से किससे जाना जाता है? तो श्वेत रक्त कण जो होता है, इसे हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं श्वेत रक्त कण को। तो दोस्तों, इसी इसी सीरियल में हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं, जिसमें दिया है आगे रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कण को, रेड ब्लड सेल्स को हम क्या किस नाम से जानते हैं? सर, रेड ब्लड सेल्स में क्या साइंटिफिक है, उसका नाम है? तो दोस्तों, इसका साइंटिफिक जो नाम है वो है इरेथ्रोसाइट। क्या है? उस रेड ब्लड सेल्स का जो साइंटिफिक नेम है वो इरेथ्रोसाइट है। इरेथ्रोसाइट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि शरीर का ताप नियंत्रित होता है। तो दोस्तों, शरीर का ताप नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण। किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि या हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इसको हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, हम तेज़ी से क्वेश्चन क्यों बोलते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमें आपके समय का अभाव है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने नॉर्मल हैं कि ये सभी लोग जानते होंगे लगभग, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ी से क्वेश्चन हल करते हुए जा रहे हैं, ताकि आपको टाइम कम से कम मतलब कम से कम वेस्ट हो और अच्छे से जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। तब हम बात करते हैं मनुष्य ह्यूमन की सर्वदाता रक्त समूह, यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं। तो यूनिवर्सल डोनर, जैसा कि आपको पता होगा कि ब्लड ग्रुप हमारे होते हैं, उसमें O ब्लड ग्रुप जो है ये हमारा यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। इसी तरह से मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह, यूनिवर्सल रिसिप्ट किसे कहते हैं? ब्लड ग्रुप AB। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को हम स्फिग्मोमेमोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फिग्मोमेमोमीटर।
इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। स्फिग्मोमेमोमीटर कहते हैं ब्लड बैंक, ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड ब्लड बैंक कौन सा कहलाता है? प्लीहा। स्प्लीन, स्प्लीन को हम ब्लड बैंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन, जैसे कि हम भोजन ग्रहण कहाँ से करते हैं? मुख से करते हैं। तो भोजन हमारा पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? मुख से ही शुरू हो जाता है भोजन का पाचन। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पचे हुए भोजन का अवशेष होता है। पचे हुए भोजन का अवशेष कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। पित्त, बॉयल स्त्रावित होता है। बॉयल कहाँ स्त्रावित होता है? लीवर में। कहाँ होता है? यकृत यानी लीवर में। तो इसी तरह के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं दोस्तों, जो कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जो कि क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में अपने। जैसा कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विटामिन ए संचित होता है। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? विटामिन ए यकृत में संचित होता है। कहाँ होता है? यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो दोस्तों शरीर के, हमारे जो बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट ग्लैंड है वो है यकृत यानी लीवर। लीवर हमारे शरीर का सबसे लॉन्गेस्ट ग्लैंड है यानी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? स्मॉल ग्लैंड कौन सी है? और इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। वो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे स्कल में पाई जाती है, स्फेनाइड बोन के मध्य में। तो इसी तरह से हम आगे चलते हैं। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है या मास्टर ग्लैंड है, ये हमारी जितनी भी ग्रंथि हैं सबका नियंत्रण करती है। और हम आगे चलते हैं। मनुष्य की पसलियाँ, रिब्स की संख्या होती है। मनुष्य में रिब्स की संख्या 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी। मनुष्य के जो रिब्स की संख्या होती है वो 12 जोड़ी होती है। इसी तरह से क्योंकि इसमें बीच में होता है एक स्टर्नम, जिसको लेकर हमारा टोटल 25 हड्डियाँ हो जाती हैं। 12 दूनी 24 और एक 25। तो हम आगे चलते हैं। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हमारे बॉडी में कुल संख्या कितनी होती है? 206 हड्डियाँ। कितनी होती हैं? 206। तो हम आगे क्वेश्चन चलते हैं। शरीर में मांसपेशियों, मसल्स की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों जैसा कि हमारे बॉडी में कुल बोन्स 206 होती हैं, उसी तरह हमारे शरीर में कुल मांसपेशियाँ, टोटल मसल्स जो होती हैं वो 639 होती हैं। 639 होती हैं, जैसा कि आपको नीचे दिया हुआ है आंसर में। अब हम बात करते हैं लार, सलाइवा में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं। सलाइवा में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? टाइलिन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? लिंग निर्धारण पुरुष क्रोमोसोम से होता है। पुरुष क्रोमोसोम से होता है। मनुष्य का हृदय, ह्यूमन हार्ट होता है। मनुष्य का हृदय क्या होता है? कितने कोष्ठ में होता है? बटा हुआ होता है 4 कोष्ठ यानी 4 चैम्बर में बटा हुआ होता है। तो दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन है, जो कि आपको पहले से ही पता होगा, बट ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, जो कि सभी को नॉलेज होना चाहिए। और किसी भी क्वेश्चन के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बेसिक क्वेश्चन से ही हम तैयारी करते हैं। अब हम बात करते हैं कि शरीर में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स की संख्या पाई जाती है। कितनी होती है? 23 जोड़ी यानी 64 संख्या होती है गुणसूत्र की। शरीर का सबसे बड़ा अंग, हमारे शरीर का सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? अब हाथ पैर ये सब तो होता नहीं है। सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा होता है? आंसर दिया है त्वचा, क्योंकि त्वचा हमारी जो स्किन होती है पूरी बॉडी में फैली हुई है, तो इसलिए सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका होती है? तंत्रिका कोशिका। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 22 यानी 22 अमीनो अम्ल की संख्या होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। शरीर में प्रतिदिन मूत्र यूरिन बनता है 1.5 लीटर। कितना बनता है दोस्तों? डेली कितना बनता है? प्रतिदिन 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है, क्योंकि ये दुर्गंध क्यों देता है? क्योंकि यूरिया के कारण। किसके कारण?
यूरिया के कारण। मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है, इसका पीएच मान कितना होता है मूत्र का? 6। कितना होता है? 6। शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, नीचे आंसर दिया हुआ है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी? तो जैसे आपको पता होगा पैर में। कहाँ पाई जाती है? पैर में। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? मतलब हमारा दांत और हड्डियाँ जो किससे बने होते हैं? ये कैल्शियम और फास्फोरस, ये इसके मुख्य हैं, जिससे कि इसी से मिलकर बना होता है। रुधिर को थक्का जमाने यानी ब्लड क्लॉट, रुधिर को थक्का जमाने ब्लड क्लॉट में सहायक होता है। क्या सहायक होता है? ब्लड को जमाने में या ब्लड क्लॉट करने में क्या सहायक होता है? प्लेटलेट्स। क्या सहायक होता है? प्लेटलेट्स। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। क्या संबंधित है? फ्रेनोलॉजी। क्या संबंधित है? फ्रेनोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, फ्रेनोलॉजी। अब हम इसी क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है। क्या कौन सी होती है? नाइट्रोजन। जब हम सांस लेते हैं तो उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस ली जाती है? नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन हमारे प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाई जाती है 78%, इसलिए हम सबसे ज़्यादा मिक्स गैस ले लेते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन रहती है ऑक्सीजन के साथ साथ। जीवित जीवाश्म कौन होता है? जीवित जीवाश्म कौन होता है? साइकस। क्या होता है? साइकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? दोस्तों मिनी माता रोग किसके कारण होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण से। किसके प्रदूषण से? जल में मरकरी के प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाता है? स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। ये दोस्तों तो आगे हम बढ़ते हैं। कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान, किसके अध्ययन करने वाले? कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। पित्त बाइल किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? बाइल जो होता है हमारा वो किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत यानी लीवर के द्वारा। मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? जैसे कि अभी हमने अगले क्वेश्चन में देखा था, कौन करता है? प्लीहा, जिसे हम स्प्लीन भी कहते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन जो होता है हमारा ब्लड में ऑक्सीजन को क्या करता है? परिवहन करता है ऑक्सीजन का। तो इसी तरह दोस्तों हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा पाया जाता है। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो दोस्तों उसका नाम है हिपैरिन। हिपैरिन नामक एक प्रोटीन है जिसके कारण हमारा ब्लड नहीं जमता है। हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो नीचे दिया हुआ है आंसर लिम्फोसाइट के द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं में आरबीसी का श्वसन कहा जाता है प्लीहा को। किसको कहा जाता है? प्लीहा। चलिए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होता है? केप चक्र। जी हाँ दोस्तों, केप साइकिल में किसका संश्लेषण होता है? किसका संश्लेषण होता है? पायरूबिक अम्ल। किसका होता है? पायरूबिक अम्ल का।
मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? नीचे दिया है आंसर, यकृत में। कहाँ दिया है? यकृत में। शरीर की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर क्षमती हैं? कहाँ क्षमती हैं? वो वृक्क में यानी किडनी में। शरीर में जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं, वो चाहे ब्लड हो या कुछ भी हो, वो कहाँ क्षमता है? हमारे किडनी में यानी वृक्क में। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलो दोस्तों, इसी के साथ हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने हम। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगले टर्न पे। ये हमारे जो इतने क्वेश्चन थे, ये काफ़ी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। ये क्वेश्चन ऐसे थे जो कि एक फिजियोलॉजी एनाटॉमी के एक कह सकते हैं फिजियोलॉजी के बेसिक क्वेश्चन थे, जो आप लोगों ने अभी देखा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिशियल है। तो दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर अध्ययन करिए, और ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। मेरा अगली वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद। हाँ तो दोस्तों, मैं एक चीज़ कहना भूल गया था कि जैसे कि मैंने इस वीडियो को काफ़ी तेज़ी से मैंने स्क्रॉल किया, ताकि कि कम से कम टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकूं, और आपके टाइम को ध्यान रखते हुए, क्योंकि आप ये नॉर्मल क्वेश्चन थे। अगले आने वाले क्वेश्चंस में हम ज़्यादा टाइम लेकर क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें कि आपको अच्छी तरह से समझाएंगे कैसे करना है। जय।